सबको साइलेंट कर लेना था फोन साइलेंट। मैं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का निदेशक प्रमुख पैरामेडिकल्स पब्लिक हेल्थ एवं रोग नियंत्रण बोल रहा हूं और आप सबों का इस लाइव चैट में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता अनुदान कोष से संबंधित बिहार राज्य के मरीजों के हित में जो एक स्टैब्लिश किया गया है, उस संबंध में जो मरीजों को सुविधा दी जाती है, आर्थिक लाभ दिया जाता है, उस संबंध में आप सबों का स्वागत है। आप कोई भी प्रश्न इससे संबंधित कर सकते हैं। मैं सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपको भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, उस संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। अभी एक प्रश्न आया है जिसमें असाध्य रोगों के श्रेणी में आने वाले बीमारियों के बारे में पूछा गया है। तो इस संबंध में ये कहना है कि असाध्य रोग में बहुत से सी बीमारियां हैं जिनको लिस्टेड किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। उसमें कैंसर है, हृदय रोग संबंधी बीमारियां हैं, ट्रांसप्लांट्स है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स है, उसके अलावा एड्स है और असाध्य बहुत सी बीमारियां हैं, ब्रेन हेमरेज है और भी रिलेटेड बीमारियां हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनका इलाज कठिन है और उसमें गरीब मरीजों को इलाज में असुविधा होती है, कठिनाई होती है और वो परेशान रहते हैं। उस संबंध में एक लिस्ट सूचीबद्ध किया गया है, वो जारी किया गया है। उस संबंध में कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त किया जा सकता है। वैसे मरीज जिनकी आय वार्षिक आय 2-2.5 लाख रुपए से कम हो, वैसे मरीज ये पात्र हैं, इस अनुदान प्राप्ति हेतु वे योग्य माने जाएंगे। उन्हें आवेदन करना होगा और विभाग के एक कमेटी द्वारा वह स्वीकृति के उपरांत उन्हें ये राशि उन्हें नहीं, जो जिस अस्पताल में वो इलाज कराना चाहते हैं उस अस्पताल के खाते में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैंसर से पीड़ित रोगी, देखिए इस संबंध में ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं विशेष रूप से कि जैसे ही कैंसर का डायग्नोसिस होता है कि अमुक व्यक्ति को कैंसर है या चाहे कहीं का कैंसर हो शरीर में, वे उनके अभिभावक वो रोगी नहीं तो उनके आवेदन जो कैंसर के रोगी हैं उनके अभिभावक वो आवेदन विभाग में निदेशक प्रमुख को या सचिव महोदय को या माननीय मंत्री महोदय को भी दे सकते हैं। वो अंततः स्वीकृति हेतु निदेशक प्रमुख के पास आता है और उसकी एक कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी में वो स्वीकृति वो दिया जाता है कि इसके लिए जो एक सहायता की राशि है वो सरकार वो राशि विमुक्त करती है और वो विमुक्त ऐसे उनको डायरेक्टली नहीं किया जाता है, लेकिन जिस अस्पताल में उनको अपना इलाज कराना है, जो अस्पताल अद्यतन स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में के अंदर वो रजिस्टर्ड है, निबंधित है, उन अस्पतालों में कहीं भी भारतवर्ष में जो बिहार के नागरिक हैं जो इलाज कराते हैं उनको एक प्राक्कलन लेना होगा इलाज से पूर्व, और इलाज से पूर्व लेना होगा और वो उस अपना आय प्रमाण पत्र के साथ वो निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के यहाँ एक आवेदन देंगे
और वो आवेदन आने के बाद वो राशि स्वीकृति की जाएगी। उस पर एक बैठक होती है, प्रत्येक बुधवार को बैठक होती है। उस बैठक में वो निर्णय लिया जाता है कि इसमें राशि दी जाएगी, कितनी राशि दी जाएगी। ध्यान रहे कि यह एक अनुदान है और यह अनुदान है, एक सहायता है, एक गरीब मरीजों के हित में सरकार द्वारा किया गया एक बहुत बेहतरीन पहल है जो अनुदान के रूप में दिया जाता है। और अगर वो आगे भी उस राशि की आवश्यकता होती है तो अगला आवेदन भी उस व्यय करने के उपरांत जो उपयोगिता प्रमाण पत्र वो देंगे, उसके बाद भी हम लोग उसमें आगे भी सहायता प्रदान कर सकते हैं, विभाग कर सकती है, विचार कर सकती है। इसमें सरलीकृत किया गया है इस प्रावधान को आगे भी संशोधन के लिए। धन्यवाद। एक प्रश्न आया है, इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं? इस योजना के लाभ के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सभी बिहार के राज्य के मरीज, गरीब मरीज जो जिनकी आय, वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वे आवेदन के लिए पात्र समझे गए हैं। वे ही इसमें इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें प्रत्येक बुधवार को जो मीटिंग विभाग में रखा जाता है, उसके लिए पहले से ही एक अस्पताल में जहां वो इलाज कराना चाहते हैं, एक डॉक्टर का पुर्जा होगा जहां उन्होंने इलाज कराया है, और अपने जहां वे निवासी हैं वहां के अंचलाधिकारी, वहां के अनुमंडल पदाधिकारी, उन लोगों से निर्गत जो है कार्यालय से एक उनको लेना होगा आय प्रमाण पत्र। वो आय प्रमाण पत्र के साथ और डॉक्टर का जो पुर्जा है, दवा का पुर्जा, प्लस उसमें जो प्राक्कलित राशि है, इलाज हेतु जो प्राक्कलित राशि दी गई है उस अस्पताल के द्वारा, जो अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में रजिस्टर्ड है, उन अस्पतालों के द्वारा जो प्राक्कलन दिया गया है, उन सब के साथ उन्हें आवेदन करना होगा। और आवेदन करने के उपरांत कोई परेशानी नहीं है, वो आवेदन स्वतः वो राशि एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वो राशि संबंधित अस्पताल को विमुक्त कर दी जाएगी। ध्यान रहे कि यह राशि उस व्यक्ति विशेष के खाते में नहीं दी जाती है। यह राशि जो अस्पताल जहां इलाज उनका होना है वो राशि विमुक्त कर दी जाती है। इसमें कोई परेशानी नहीं है और यह प्रक्रिया बहुत आसान है, सरल है। इसमें मरीजों को कोई परेशानी नहीं होती है और समय सीमा के अंदर ही यह राशि विमुक्त की जाती है। यह सरकार का एक बहुत अच्छी पहल है और सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। धन्यवाद। एक प्रश्न आया है, इलाज अगर पहले से चल रहा हो तो क्या करें, क्या उन्हें अब अनुदान मिलेगा? इसमें कहना यह है कि इसमें थोड़ी कठिनाई है। यह प्रावधान अभी वर्तमान में लागू नहीं है। इसमें इलाज करने से पूर्व ही संबंधित अस्पताल से प्राक्कलन लेकर पूर्व में ही आवेदन देना होगा। इसमें प्रतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं है। इलाज के उपरांत वो राशि की रिएम्बर्समेंट की व्यवस्था नहीं है। तो विशेष परिस्थिति में विभाग इस पर विचार कर सकती है, लेकिन सामान्यतः अभी यह वर्तमान में इसकी व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अगर मुंबई में इलाज करा रहा है तो विशेष परिस्थिति में बिहार में वैसे सुविधा कैसे उठाएंगे? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने इन्हीं सब कठिनाइयों के मद्देनज़र विशेष व्यवस्था की है। वैसे गरीब मरीज जो बिहार से बाहर, जैसे टाटा कैंसर अस्पताल मुंबई है अथवा दिल्ली में किसी अस्पताल में उन्हें इलाज कराना है, तो उस परिस्थिति में वहां पर एक निवेश आयुक्त, स्थानिक आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें बिहार सरकार एक विशेष खाते में
यहाँ से एकमुश्त राशि विमुक्त करती है और वो उसी स्थानीय कार्यालय में अपने सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं और वो राशि एकमुश्त विमुक्त कर दी जाएगी। उसके बाद उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के पश्चात अगर राशि आगे भी आवश्यकता होती है तो उस राशि के पर फिर स्वीकृति के लिए अग्रतर विचार किया जा सकता है, वो बशर्ते कि वो समय सीमा के अंदर में आवश्यक प्रपत्रों के साथ वो आवेदन जमा किया गया हो। इसके लिए मुंबई में भी और दिल्ली में भी स्थानिक आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। खास करके वैसे कैंसर के मरीज या गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो मरीज हैं जिन्हें आने जाने में परेशानी होती है और पहले कई जगह चक्कर लगाना पड़ता था उन्हें इलाज के लिए, तो वे स्थानीय आयुक्त को मुंबई में या दिल्ली में वहां भी वे आवेदन अपना दे सकते हैं। उन्हें ये सुविधा दी जाएगी और दी जाती रही भी है। धन्यवाद। एक राहुल रंजन जी का प्रश्न है, आवेदन कहाँ करना होगा। मैंने ऐसा कहा कि ये आवेदन करना है निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य पैरामेडिकल्स बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को करना है। विशेष परिस्थिति में आप माननीय सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आप कहीं भी आवेदन दे सकते हैं, लेकिन वो फिर निदेशक प्रमुख के पास आता है और एक कमेटी द्वारा वो स्वीकृत कर दिया जाता है। इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। आवेदन सीधे सीधे निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण को किया जा सकता है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग, विकास भवन, पटना। एक प्रश्न आया है मुन्ना कुमार जी का, जिन्होंने लिखा है मेरी चाची को स्तन कैंसर है, उनकी आय कम है, एनएमसीएच में ऑपरेशन हो चुका है, उनको अनुदान मिल सकता है क्या। इसके बारे में मैंने पूर्व में ही आपको कहा कि इसमें रिएम्बर्समेंट की व्यवस्था नहीं की गई है अभी वर्तमान में। इसमें अभी तत्काल ऐसा नियम नहीं है कि ऑपरेशन के उपरांत इस राशि को विमुक्त किया जाए। धन्यवाद। एक प्रश्न आया है आदित्य श्रीवास्तव जी का। ये लिखते हैं कि बिहार के इन्होंने पूछा है कि बिहार के किन जिलों में यह सुविधा उपलब्ध है। ये उपलब्धता जो है वो बिहार के सभी जिलों के लिए है, कोई विशेष जिला इसमें चिन्हित नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री अनुदान योजना जो है, राहत कोष है, यह सभी जिलों के लिए लागू है। इसमें जिले का पिक एंड चूज नहीं किया गया है। बिहार के कौन कौन से, एक प्रश्न है, कौन कौन से अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध है। यह प्रश्न है राहुल रंजन जी का। ये बिहार के कौन कौन से, इसकी एक सूची है जो विभाग से प्राप्त किया सकता है। ये सामान्यतः सरकारी जितने भी अस्पताल हैं उसमें बिहार के एम्स स्थित है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, एम्स है, IGIMS है, और भी प्राइवेट जो अस्पताल है उस सभी अस्पतालों में एक सूची है। वो सूची मांगी जा सकती है, लेकिन उस सूची में परिवर्तन भी होता रहता है। जैसे जैसे नए नए अस्पताल निबंधन किए जाते हैं उस तरह से वो सूची परिवर्तित होती रहती है। एक लंबी लिस्ट है जो विभाग से प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद। एक प्रश्न आया है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कितना अनुदान की राशि दी जाती है। ये मनीष कुमार जी का प्रश्न है। देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट करके एज सच अभी तक कोई इस तरह से राशि के बारे में विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। चूँकि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है लेकिन बहुत कम स्थानों पर अभी हो रहा है। लेकिन हृदय रोग से संबंधित जो भी है वो, जैसे कि आपको
हार्ट डिजीज जो संबंधी जो भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, आनुवंशिक हार्ट डिजीज है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, एंजियोप्लास्टी है, उन सबों के लिए पेसमेकर लगाना है, बैलून माइट्रल वाल्व वेल्वोटोमी है, इन सभी के लिए राशि दी जाती है। विभिन्न राशियां हैं जो एक मुश्त राशि, किसी में 1 लाख है, किसी में 80,000 है, किसी में 1,20,000 है। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट करके अभी तक विभाग से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में आगे निर्णय लिया जा सकेगा, यह विचाराधीन होगा। धन्यवाद। सुकृति दास जी का एक प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के लिए क्या सुझाव है? हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के लिए भी जहां इलाज कराना है, वो जो भी CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसमें जो भी अस्पताल वो हैं निबंधित हैं, उनके अंदर जो है वो अपना जाकर वो अपना सुझाव ले सकती हैं। डॉक्टर चिकित्सक से परामर्श ले सकती हैं या ले सकते हैं। वो परामर्श लेने के उपरांत जो है वो डॉक्टर्स का जो पुर्जा होगा उसके वो पहले सलाह लेने के बाद या भर्ती होने के पूर्व, इलाज हेतु भर्ती होने के पूर्व, ये इंडोर मरीजों को दी जाती है। तो भर्ती होने के पूर्व वो अगर भर्ती के लिए वो सुझाव दी जाती है तो उसकी राशि का प्राकलन प्राप्त करके वो निदेशक प्रमुख के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए आवश्यक सहायता अवश्य की जाएगी। ये त्रिशुक्ल श्री मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली राशि को सीधे हम लोगों को मिलती है या फिर इलाज अस्पताल के? जी नहीं, ये राशि सीधे जो मरीज होते हैं उनको नहीं मिलती है। ये राशि जो इलाज करेंगे अस्पताल उनको मिलेगी और वो राशि उपयोग करने के बाद अनुपयुक्त राशि विभाग को पुनः वापस कर दी जाएगी। इसमें एक प्रश्न आया है, मानसिक रोगी के इलाज के लिए बिहार सरकार का कौन सा अस्पताल बेहतर है? बिहार सरकार के मानसिक रोगी के इलाज हेतु चूंकि बिहार और झारखंड, बिहार के बंटवारे के उपरांत मानसिक रोगी अस्पताल एक कोइलवर में खोला गया है, वहां इलाज कराया जा सकता है। एक सुनील कुमार जी का प्रश्न है कि हमने अनुदान के लिए अप्लाई किया था, 1.5 साल हो गए पर नहीं मिला, कृपया मदद करें। सुनील कुमार जी, मेरा यह कहना है कि आप अगर आपको नहीं मिला है तो इसे देखना पड़ेगा। आपने आवेदन दिया था, इस आवेदन में अगर कोई कमी होगी तभी आपको नहीं मिला होगा या कोई प्रपत्र उसमें वांछित होंगे, तो इनको देखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप निदेशक प्रमुख से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं कार्यालय में आकर। एक शिल्पा शरण जी का प्रश्न है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए थेरापी के लिए कोई परियोजना है? बिल्कुल है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अनुदान राशि इसमें कुछ संशोधन उपरांत इसमें जोड़ा गया है और राशि वो दी जाती है सहायता हेतु, प्रोवाइडेड कि आप समय पर इलाज से पूर्व आप आवेदन करें। धर्मेंद्र कुमार जी का प्रश्न है, कौन कौन सी बीमारी में कितना कितना सहायता मिली? ये एक लंबी लिस्ट है, इसके लिए आप प्राप्त कर सकते हैं, आकर कार्यालय में ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सतीश जी का प्रश्न है, इलाज के लिए अनुदान की राशि दूसरे राज्यों के अस्पतालों को भी? जी हाँ सतीश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है।
अभी तो मैंने बताया कि बिहार के जो भी गरीब निर्धन मरीज हैं और जो जिन्हें बहुत कठिनाई होती है रोगों के इलाज हेतु, वो बाहर जाते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं या और भी तरह की परेशानियां हैं और बिहार से बाहर जाकर रहते हैं, उन लोगों को वहाँ के अस्पतालों में अन्य राज्यों में भी वो इलाज कराएंगे तो उनको सुविधा यह दी जाएगी और दी जाती रही है, बराबर दी जाती है। दिव्या कुमारी का प्रश्न है, क्या बिहार का हर इंसान को लाभ मिल सकता है? अभी इस प्रश्न का जवाब देना यही है, मैं जवाब में कहूंगा कि हर इंसान को लाभ मिलने के लिए अभी बिहार सरकार का कोई निर्णय प्राप्त नहीं है। ये सिर्फ आय पर निर्भर है। जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, उन्हीं व्यक्तियों के लिए ऐसी योजना बनाई गई है तत्काल में। आदित्य श्रीवास्तव जी का प्रश्न फिर एक आया है, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी मम्मी की कान का पर्दा फट गया है और उसके लिए इलाज कैसे होगा। आदित्य जी, मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपनी माता जी को आप किसी भी ईएनटी डॉक्टर जो हैं, या वो पटना मेडिकल कॉलेज हो या आईजीआईएमएस हो और आईजीआईएमएस हो, पटना पीएमसीएच हो, एम्स हो, जहां भी आपको उचित लगे, या कोई अन्य अस्पताल हो जो पटना स्थित या पटना से बाहर भी, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, जो सीजीएचएस से रजिस्टर्ड है, वहां पर कान नाक गला विभाग के डॉक्टर, ईएनटी के चिकित्सक जो ईएनटी सर्जन हैं, उनसे कंसल्ट करिए और एक प्राकलन ले लीजिए कि इसमें क्या खर्च आएगा। क्या ये प्राकलन के साथ और आय प्रमाण पत्र के साथ आप आवेदन करेंगे निदेशक प्रमुख को, तो वो राशि आपको विमुक्त की जाएगी और वो इलाज हो सकता है। आजकल इसका इलाज हो जाता है, इसलिए आप करवा सकते हैं इसका इलाज। ज्योति जी का प्रश्न है, स्पाइनल के ऑपरेशन या इलाज से संबंधित कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल है। स्पाइनल के ऑपरेशन के लिए भी सरकार हेल्प करती है, इस राशि के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। एक कुशवाहा जी का प्रश्न है, बहुत अच्छा है ये प्रश्न। ऑर्थोपेडिक इससे सम्मिलित है कि नहीं, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट सम्मिलित है कि नहीं? मैं कुशवाहा जी को कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सम्मिलित है। ऑर्थोपेडिक संबंधित जो रोग है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी। राजेश कुमार जी का प्रश्न है कि किडनी पेशेंट के लिए सरकार मदद करती है। सरकार किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल मदद करती है। सरकार डायलिसिस के लिए मदद करती है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मदद करती है, और भी अन्य रोग हैं किडनी संबंधित, उसके लिए भी सरकार अनुदान की राशि विमुक्त करती है। एक प्रश्न सतीश जी का है, अस्पताल प्रशासन द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने के बाद इलाज में उदासीनता बरतने पर शिकायत कहां करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अस्पताल प्रशासन द्वारा इलाज में उदासीनता बरतने पर शिकायत आप सीधे सीधे निदेशक प्रमुख को कर सकते हैं। आप हमारे माननीय सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, आप लोक शिकायत विभाग में, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में, और सेवा शिकायत विभाग में, और आप अपर मुख्य सचिव के महोदय के यहाँ, माननीय मंत्री महोदय के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ चल रहे जनता दरबार में और अन्य जगह भी कहीं भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए शिकायत करिए, उस पर कार्रवाई जरूर होगी और त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। एक कुणाल कुमार झा जी का प्रश्न है, ये तो इन्होंने प्रश्न किया है जो बहुत मूल प्रश्न है
कि आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। सुनील कुमार जी, इसमें आय प्रमाण पत्र की बिल्कुल आवश्यकता है और ये आवश्यकता है कि इसका ये आय जो है वो न्यूनतम वो सीमा है तय, वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी यह अनुदान की राशि दी जा सकेगी। रत्नेश कुमार जी का प्रश्न है, इनके पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर है, क्या मैं दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर से इलाज करा सकता हूं? हाँ, रत्नेश जी, आपको राशि विमुक्त की जाएगी, आप आवेदन करिए। कितनी राशि मिलेगी यह विभाग तय करेगा, लेकिन राशि सहायता जरूर की जाएगी, राशि की सहायता अवश्य होगी। एक आकाश जी का प्रश्न है, इनकी उम्र 26 साल की है और हृदय में छेद है। हाँ, बिल्कुल मिलेगी आकाश जी, यह विभाग राशि बराबर विमुक्त करती रही है और इस डिफेक्ट है जो आनुवंशिक रोग है, इसके लिए सरकार सहायता देती है। एक दिव्या कुमारी जी का प्रश्न आया है, इन्होंने लिखा है महावीर कैंसर संस्थान से लाभ कैसे ले सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दिव्या जी। मैं आपको बताऊं कि मैं इस विभाग का निदेशक प्रमुख हूं और मैंने कईयों को महावीर कैंसर संस्थान जो इलाजरत हैं, जहां वो मरीज कैंसर के इलाजरत हैं, उनको मैंने दिया है, स्वीकृति हम लोगों ने की है। वो कमिटी है, बैठती है, वो कमिटी स्वीकृत करती है और जो टाटा कैंसर में भी दी जाती है, महावीर कैंसर अस्पताल में भी दी जाती है। इसके लिए आप आवेदन करिएगा सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ। उसमें आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको अंचलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी का अथवा अनुमंडलाधिकारी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपका प्राक्कलन होना चाहिए, पूर्व में प्राक्कलन। इलाज के उपरांत यह राशि नहीं मिल पाएगी, इलाज से पूर्व ही यह आवेदन करना पड़ेगा। पंकज राज जी का प्रश्न है, थायराइड का सही इलाज क्या है? भाई मेरे पंकज जी, मैं आपको बता दूं, थायराइड का इलाज नहीं होता है। थायराइड तो एक सामान्य ग्रंथि है जो हर व्यक्ति के शरीर में होता है। यह ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, या तो इसका हाइपर फंक्शन है, अधिक फंक्शन करने लगता है, या कम फंक्शन करता है। इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म या थायराइडिज्म। तो ये सही प्रश्न नहीं है। थायराइड की कौन सी बीमारी है, इसमें प्रश्न किया जाना चाहिए। अगर हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपर है, ये देख के फिर उसका इलाज वैसे ही ढंग से उसका प्रकरण लेना होगा। थायराइड का ट्यूमर है अथवा थायराइड ग्रंथि का अधिक कार्य करने लगा, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो कम मात्रा में निकल रहा है, इन सबों को देखना पड़ता है। वो कौन सी बीमारी है, उसका डॉक्टर का, चिकित्सक का पुर्जा लेना पड़ेगा और उसके साथ आवेदन करना होगा। ज्योति जी का प्रश्न बहुत अच्छा है। ये आवेदन पूछ रही हैं कि आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन करना है। ये आवेदन तो ऑनलाइन भी होता है, लेकिन अभी ऑफलाइन भी हो रहा है। ये अभी तक ज्यादातर ऑफलाइन आवेदन आ रहा है और ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी आवेदन आ ही रहे हैं। तो आपको जो सुविधा हो, आप जिस ढंग से सुविधा हो आप कर सकते हैं। ये आर्थराइटिस के, एक दीपक जी का प्रश्न है, आर्थराइटिस के इलाज के लिए कितना मदद मिलता है? खर्च लगभग 5-7 लाख रुपए हैं दिल्ली एम्स के अनुसार। देखिए दीपक जी, यह जो राशि विमुक्त की जा रही है, यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राहत कोष की अनुदान राशि है। यह एक ग्रांट है, एक सहायता है। इलाज के संबंधित जो पूरी राशि है उसके देने की बात अभी नहीं कही गई है। एक सहायता दी जाती है। इसका क्या दिया जाएगा, वो बीमारी कैसा है, उसका एस्टीमेट क्या है, उसमें विभाग तय करती है, निर्धारित है। हर बीमारी के लिए जो राशि विमुक्त की जाती है वो निर्धारित की गई है।
तो अगर राशि शुरू में कम भी मिलती है और फिर अगर इलाज के क्रम में आगे भी आवश्यकता होती है तो उस संबंध में आगे भी संबंधित अस्पताल द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के पश्चात आवेदन दिया जा सकता है। इसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था की भी जा सकती है। एक प्रश्न है संतोष कुमार जी का, सफेद दाग के इलाज के लिए मदद मिल सकती है क्या? पहले तो सफेद दाग क्या है वो देखना पड़ेगा। सफेद दाग का मतलब एक होता है ल्यूकोडर्मा, जो ल्यूको मीन्स व्हाइट, डर्मा मीन्स स्किन, चर्म रोग होता है। तो एक चमड़े का कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर भी होता है। तो इसमें विशिष्टता देनी होगी कि वो कौन सी बीमारी है। वो सफेद दाग ये कोई करके कोई ऐसा हम लोगों का चिकित्सा जगत में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। सफेद दाग एक लक्षण है जो कई बीमारियों में पाया जाता है, या फंगल इन्फेक्शन में भी होता है, एक्सेसिव सन बर्न में भी होता है, और भी बीमारी में होता है जिसमें शरीर में पिगमेंट्स की कमी होती है, मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, उसकी कमी हो जाती है, उससे होता है। तो जहाँ पर धूप अधिक होती है, जिन देशों में ऑस्ट्रेलिया में और भी जगह जो समुद्र के किनारे जो स्थान हैं, जो शहर हैं, वहाँ भी जहाँ सनबर्न होता है वहाँ पर सफ़ेद दाग होता है, तो उससे ज़्यादा कैंसर का भी खतरा होता है। ये देखना पड़ेगा कि सफ़ेद दाग किस कारण से है, वो कारण बताना होगा और डॉक्टर से पुर्जा लेना पड़ेगा। एक प्रश्न आया है कि मेरे पापा को पैर में स्टील लगा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा, आप आवेदन करिए, आपको लाभ मिलेगा। एक अमन जी का प्रश्न है, आवेदन करने के लिए कितने दिनों में इलाज करवा पाऊंगा सर, राशि मिलने में कुल कितना दिन लगता है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है अमन जी का। आवेदन करने के सप्ताह दिन, 8 दिन, बहुत से बहुत 10 दिन कभी हो सकता है अगर कोई अवकाश के कारण से कभी विलंब हुआ, अन्यथा 7 दिनों के अंदर में वो राशि मिल जाती है। प्रायः विशेष परिस्थिति में विलंब होता है, अवकाश हुआ या कुछ हुआ, लेकिन 7 से 10 दिन के अंदर में राशि मिल जाती है। हम लोग की कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द ये राशि विमुक्त कर दी जाए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप आवेदन करिए। एक राजन पांडे जी का प्रश्न है, सीमेन नील है, इसका क्या उपचार है, इसके लिए भी लाभ मिलेगा? इसके लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए और कंसल्ट करने के उपरांत आप जो डॉक्टर का सलाह है उसका पुर्जा समर्पित कीजिए, उसके बाद में कोई निर्णय होगा। धर्मेंद्र जी का प्रश्न, आवेदन के साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट है? आवेदन के साथ आपको धर्मेंद्र जी मैंने बताया है पूर्व में भी, आवेदन के साथ आपको आय प्रमाण पत्र, वो आय प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत होना चाहिए। एक दूसरा, इलाज से पूर्व आप जिस अस्पताल में आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अस्पताल केंद्र सरकार के द्वारा प्राधिकृत अस्पताल हो, उस अस्पताल का प्राक्कलन, डॉक्टर जो प्राक्कलन देते हैं, वो जो उनका ऑफिस जो प्राक्कलन जारी करेगा, वो प्राक्कलन ले लीजिए, एस्टीमेट कि कितना खर्च आपके इलाज में आएगा। वो दोनों कागजात के साथ आप एक आवेदन दीजिएगा। इसमें ज़्यादा आवेदन देने की आवश्यकता तो नहीं है, ये सिर्फ है कि आय प्रमाण पत्र देना है और आपको ये देना है, प्राक्कलन देना है, लेकिन वो इलाज के पूर्व देना होगा, तब ये राशि आपको दी जाएगी, स्वीकृति की जाएगी। कुशवाहा रंजन जी का एक प्रश्न है, हिप सर्जरी करना है, कौन सा अस्पताल अच्छा होगा, कैसे आवेदन कर सकते हैं?
हिप सर्जरी के लिए ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का ये कार्य है। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पटना में अगर करवाना चाहते हैं तो यहाँ तो आपको एम्स है, IGIMS है, आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। आप राय लेकर के आप ऊर्जा समर्पित करिए, या बिहार से बाहर करवाना है तो बहुत सारे अस्पताल हैं, या आप अस्पताल अपोलो में कराइए, फोर्ड में कराइए, या बिहार से बाहर आप मेदांता में कराइए, आप कहीं भी कराइए, लेकिन एस्टीमेट आप दीजिए, और एस्टीमेट देने के पश्चात हम लोग उसको देखेंगे, राशि विमुक्त करेंगे और आपकी सहायता की जाएगी। विभिन्न बीमारियों के एक प्रश्न आया है दिग्विजय सिंह जी का, विभिन्न बीमारियों में मिलने वाली अनुदान राशि के बारे में बताते। देखिए, मैं दिग्विजय जी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ बीमारियों के जिनमें अनुदान की राशि के बारे में उद्धृत है, लेकिन ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एक लंबी लिस्ट है। देखिए, कैंसर के रोगों के लिए जैसे राज्य के अंतर्गत है, तो अगर सर्जरी कराना है तो सर्जरी कराने के लिए 1 लाख रुपया एकमुश्त दिया जाता है। अगर सर्जरी नहीं कराना है तो 80,000 दिया जाता है। राज्य के बाहर अगर आपको सर्जरी कराना है तो 1,20,000 मिल जाता है। अगर सर्जरी नहीं करानी है तो 1 लाख रुपया मिल जाता है। हृदय रोग में इसी तरह से विभिन्न हृदय रोगों के लिए आपको 1.5 लाख से लेके 1,80,000 तक 1,80,000 तक भी दिया जाता है हृदय रोग के लिए। और अन्य रोगों में ब्रेन संबंधित बीमारियों के लिए भी बृहद शल्य चिकित्सा के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं मैक्सिमम, और माइनर सर्जरी के लिए 60,000 मिलते हैं। नेत्र रोग के लिए मोतियाबिंद कैटरेक्ट के लिए 20,000 मिलते हैं, और रेटिनल सर्जरी के लिए 40,000 रुपये मिलते हैं, 40,000 रुपये मिलते हैं। स्पाइनल सर्जरी के लिए 1,80,000 रुपये मिलते हैं। मेजर वैस्कुलर सर्जरी के लिए 2,40,000 रुपये मिलते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए मैंने बताया अभी 1,20,000, और टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए 1,70,000 मिल जाएंगे। टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी के लिए फेस के लिए 1,80,000 मिल जाएंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सर्जरी से ही 5 लाख तक मिल जाते हैं। अभी हाल में कुछ बीमारियों को जोड़ा गया है, संशोधन करके ये संशोधन किया गया है इसमें कि और अन्य बीमारियों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें हीमोफीलिया में सर्जरी अगर होता है तो 80,000, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख। हेपेटाइटिस के लिए भी एक प्रश्न आया था, उसमें 1 लाख मिल जाता है। अगर कोई ट्रॉमा होता है, दुर्घटना होती है, ब्रेन हेमरेज होती है और सर्जरी करनी पड़ती है तो उस अवस्था में 1 लाख रुपया मिल जाता है। गुर्दा रोग में प्रत्यारोपण के लिए 3 लाख रुपया मिल जाता है। तो नेत्र रोग है, रेटिना के लिए सर्जरी के लिए 40,000 है, कैटरेक्ट के लिए मैंने कहा 20,000। कॉक्लियर इम्प्लांट है, उसके लिए 5,50,000 रुपए मिल जाते हैं। तो इस तरह से बहुत से रोग हैं, उसके लिए जोड़ा गया। एक ट्रांसजेंडर सर्जरी होती है आजकल, उसके लिए 1.5 लाख पैसा मिलता है। ट्रांसजेंडर सर्जरी, इसके लिए भी राशि विमुक्त की जाती है 1.5 लाख रुपए। तो इस तरह से है, और अन्य भी समय समय पर संशोधन करके इसको जोड़ा जाएगा अन्य रोगों, असाध्य रोग के लिए। यही प्रक्रिया है। अभी तक इतनी राशि के बारे में मैंने कहा। धर्मेंद्र कुमार जी का प्रश्न है, बिहार के कौन कौन से अस्पताल में चिकित्सा राशि मिलेगी। इसकी एक लंबी लिस्ट है, आप प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। सौरभ जी का प्रश्न है, रेटिना में इंजेक्शन लग रहा है, उसका अनुदान कैसे मिलेगा। अभी तो मैंने कहा कि रेटिना के लिए आपको मिलेगा, आप आवेदन कीजिए, आप निदेशक प्रमुख को आवेदन कीजिए। लेकिन आप पूर्व में आपने अगर इलाज करा लिया है तो प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं या ले रहे हैं तो आप पहले ही आप एस्टीमेट ले लीजिए और आप दीजिए, आपको हेल्प किया जाएगा।
एक प्रश्न आया है, पैरालिसिस का इलाज कहां से करा सकते हैं, क्या इसके लिए भी अनुदान है? पैरालिसिस के इलाज के लिए भी अनुदान मिलता है। आपको मैंने कहा कि ब्रेन रोग, पैरालिसिस क्या है? वो ब्रेन रोग है। आप आवेदन करिए, जहां अस्पताल में सभी प्रपत्रों के साथ आपको सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री सहायता कोष के द्वारा। एक सौरभ श्रीवास्तव जी का प्रश्न है, हार्ट के पेस मेकर के लिए अनुदान मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सौरभ श्रीवास्तव जी, ये लिस्ट में है, आप आवेदन करिए। आदित्य जी का प्रश्न है, सर मैं सीतामढ़ी जिले के रीगा के कुसुमारी में एक भव्य अस्पताल की मांग करता हूं। आप अगर ऐसा मांग है तो आप विभाग में आप आवेदन दे सकते हैं इस मांग के लिए। इस पर उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। आवेदन आपका अग्रसारित कर दिया जाएगा। निर्णय हेतु संबंधित जो पदाधिकारी हैं, माननीय मंत्री महोदय हैं, वो लोग उसको देखेंगे और उसको विचार करेंगे। किशन सिंह राजपूत जी का प्रश्न है, गॉल ब्लैडर के स्टोन के लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कितनी अनुदान मिलती है? गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए आप आवेदन करिए। अभी तो ये लिस्ट में यहाँ पर ऐसे अलग से गॉल ब्लैडर करके है नहीं, लेकिन आप आवेदन करिए। हम लोग देखेंगे उसमें कैसे आपकी मदद हो सकती है, हम लोग उसको देखेंगे। हम लोग आवेदन पहले भी ऐसा आया है और हम लोग देखेंगे। एक नवल जी का प्रश्न है, सफेद दाग के लिए कौन से अस्पताल में इलाज करा सकते हैं? नवल जी, मैं आपको बताऊं कि ये स्किन बीडी डिपार्टमेंट होते हैं हर मेडिकल कॉलेज में, हर सदर अस्पताल में भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी होते हैं, राज्य के सरकारी जिले के स्तर के अस्पताल या चिकित्सा महाविद्यालयों में ये इसके विशेषज्ञ होते हैं। चर्म रोग विशेषज्ञ, उनसे आप इलाज करवा सकते हैं, वो चाहे वो पटना हो या अन्य जगह हो। एलिफेंटियासिस डिजीज में क्या सहायता राशि आ सकती है? मैं आपको बता दूं कि एलिफेंटियासिस के लिए अभी इसकी जो सर्जरी होती है, इसकी सर्जरी का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए इसके लिए अभी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनन्या कुमारी जी का प्रश्न है कि इनकी मां के दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, कितना अनुदान सरकार देगी? मैंने बताया कि ये आंखों के रेटिनल सर्जरी के लिए भी ये अलग है, 40,000 है, और मोतियाबिंद के लिए 20,000 रुपए दिए जाते हैं। बरखा देवी जी का प्रश्न है, क्या इलाज में अनुदान की राशि समाप्त होने के बाद भी दोबारा इसका लाभ उठा सकते हैं? अब बरखा देवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको राशि एक बार मिल जाती है और अगर इलाज के क्रम में और राशि की आवश्यकता पड़ती है तो आप आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए भी हम लोग प्रयत्न करेंगे कि आपको जहां तक हो सके सहायता मिल जाए ताकि आपका इलाज सही से हो सके। इनका प्रश्न है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले गंभीर बीमार व्यक्ति जिनकी आय 2.5 लाख से ऊपर था लेकिन नौकरी जाने पर कैसे लाभ उठा पाएंगे? क्या ऐसे बीमार लोगों के लिए सरकार विचार करती है? इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये सवाल है, प्रश्न बहुत अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले गंभीर बीमार व्यक्ति जिनकी आय 2.5 लाख से ऊपर था लेकिन नौकरी जाने पर कैसे लाभ उठाएंगे? तो इसके लिए सरकार को आप एक आवेदन करिए। ये उच्च स्तर ये निर्णय की बात है। ये इस आवेदन करने के पश्चात सरकार के पास प्रस्ताव जाएगा, सरकार इस पर विचार करेगी, तभी ये संभव हो पाएगा।
आदित्य निषाद जी का प्रश्न है, ये वाराणसी में यूपी में इलाज करा रहे हैं और इसमें इनको प्लेट लगा हुआ है, कहाँ प्लेट लगा है इन्होंने नहीं लिखा है, और कैमूर के ये निवासी हैं। तो आदित्य निषाद जी, आप वाराणसी में कहाँ इलाज कराना चाहते हैं आपने स्पष्ट नहीं किया है। आप अगर इलाज कराना चाहते हैं सरकारी जो मान्यता प्राप्त जो केंद्र सरकार के द्वारा अस्पताल है उसमें अगर इलाज करा रहे हैं तो आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप बिहार के निवासी हैं। कुंदन राय जी का प्रश्न है, सलेमपुर वैशाली प्रखंड में है, यहाँ एक रेफरल अस्पताल बनाया जाए। कुंदन राय जी, मैं आपका प्रश्न को विभाग में आगे प्रस्तुत करूंगा और आप इस संबंध में अपने जो ग्रामवासी हैं या वहाँ के जो पंचायत के लोग अधिकारी या और भी लोग हैं उनके थ्रू एक आवेदन विभाग में करिए। वहाँ के जो लोकल सिविल सर्जन हैं उनसे आप मिल सकते हैं, इस संबंध में बात कर सकते हैं और उचित माध्यम के द्वारा प्रस्ताव विभाग को भेजा जा सकता है। उमेश ठाकुर जी का प्रश्न है, बच्चा बोल नहीं पाता उसके लिए कोई अनुदान है क्या? उमेश ठाकुर जी, बच्चा बोल नहीं पाता यह तो बड़ी चिंता की बात है, गंभीर विषय है। इसको बच्चे का क्या उसकी बीमारी है, इसके बारे में उसका जो उचित उसका निदान क्या है, इसके लिए उसकी कौन सी बीमारी है इसका जानना आवश्यक है, क्योंकि वो संबंधित जो स्पीच डिपार्टमेंट के थेरेपी करते हैं उनसे मिलिए और जो मानसिक रोग वाले हैं उनसे भी मिलना पड़ेगा और संबंधित डॉक्टर से ENT वाले से मिलना पड़ेगा। इन सबों से मिलके पता करना होगा कि बच्चे को कौन सी बीमारी है, क्या ये एक आनुवंशिक बीमारी है, क्या ये एक मानसिक बीमारी है, क्या ये गले संबंधित कोई बीमारी है जिसमें जो स्वर यंत्र होता है, लैरिंग्स होता है, उसमें कोई बीमारी है जिस कारण बच्चा बोल नहीं पाता है। तो यह जानना आवश्यक होगा कि बच्चे को कौन सी बीमारी है, उसके उपरांत ही कोई इस पर निर्णय लिया जा सकता है। सोनाली जी का प्रश्न है, क्या इस योजना के लिए कोई उम्र सीमा भी है? देखिए सोनाली जी, ऐसी कोई उम्र सीमा तय नहीं की गई है अभी इसके बारे में। योजना के बारे में बोलते जाइए। योजना के बारे में मैंने जितना बोलना था मैंने कह दिया है और आगे बोलने के लिए जहां तक प्रश्न है, इसमें एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं। चिकित्सा पर होने वाले जो व्यय हैं उसके लिए अग्रिम राशि अगर कोई बिहार से बाहर इलाज करा रहा है तो उसमें जो आवेदन दिए जाएंगे उस आवेदन की जांच वहां के बिहार से बाहर जो लोग काम करने गए हैं, वहां जो सरकार ने विशेष व्यवस्था की है, वहां के जो स्थानिक आयुक्त महोदय हैं उनके कार्यालय में आवेदन की जांच की जाएगी और वास्तविक अनुमानित व्यय एवं इलाज हेतु निर्धारित सीमा दोनों में से जो कम होगा के अंतर्गत चिकित्सा की स्वीकृति उनके स्तर से की जाएगी। चिकित्सा के उपरांत रोगी के आवेदन की प्रति निवेश आयुक्त कार्यालय मुंबई, स्थानिक आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली में संधारित की जाएगी, जिसे अंकेक्षण के समय या अन्य अवसर पर मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करने के पश्चात अगला आवंटन दिया जा सकेगा। स्वीकृति देने से पूर्व रोगी से संबंधित निम्न कागजातों के साथ आवेदन करना अनिवार्य होगा। अनुमंडलाधिकारी अथवा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन मूल आय प्रमाण पत्र, चिकित्सा संस्थान द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन एस्टीमेट, आधार कार्ड / मतदाता पहचान की छाया प्रति। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, इस बीच में एक प्रश्न आ गया है कि ये कैमूर जिला के हैं
इनके भाई का इलाज बनारस से हुआ है, इनके जांघ में प्लेट लगा है, इन्हें अनुदान की आवश्यकता है। तो भाई आपके भाई को अवश्य मिलेगी, सहायता होगी, लेकिन ये शर्त जो आपको बताई गई है उस शर्त के अधीन आवेदन करना होगा। एक और प्रश्न आ गया है, ये बिहार की नागरिक है रीना देवी जी, परंतु विदेश में रहते हैं, क्या मेरे पिताजी को इस योजना का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अगर बिहार के नागरिक हैं तो अवश्य मिलेगा उन्हें। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग को इस कोष से भुगतान होने वाली राशि की प्रक्रिया में एवं मरीजों के हित के लिए किसी भी प्रकार के परिवर्तन या सरलीकरण के लिए प्राधिकृत किया गया है। तो ये सरलीकरण किया जाएगा और किया जा रहा है। अंत में मैं सबों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए और मैंने उसका कोशिश किया, मैंने उत्तर देने का। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।